गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल डीवी लर्निंग्स। कल तो हम इस चैप्टर को नहीं ले पाए हैं क्योंकि कल थोड़ा शेड्यूल बिजी था। तो आज हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी से। पूरा इस चैप्टर को एनसीईआरटी से हम कवर करेंगे लाइन टू लाइन। और किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते ना वीडियो को लाइक करते हैं। अगर कोई इशू है तो कमेंट्स में डालिए ना, मैं उस चीज़ को आगे चेक करता हूँ और उसको रिस्टोर करने की कोशिश करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हमारे पास एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें यहाँ लिख रहा है कि हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम बस कंसिडर स्टेट ऑफ बॉडी है। लंबे समय तक हम इसको कहते हैं कि स्टेट ऑफ बॉडी है। और माइंड है जहाँ पर हम बैलेंस करते हैं अपने सर्टेन ह्यूमर्स को। तो जो हमारे अर्ली ग्रीक हिप्पोक्रेट्स थे ना, जिसको हम इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को एसेट करते हैं, तो उनका थॉट था कि जो ब्लैक बाइल वाले पर्सन होते हैं ना, वो हॉट पर्सनैलिटी के होते हैं और उनको फीवर्स होता है। ये आइडिया अराइव हुआ था प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट से। तो जो हमारे ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट आता है यहीं पर ही, कि जो डिस्कवरी करी थी ना ब्लड सर्कुलेशन की, वो करी थी हमारे विलियम हार्वे ने, बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन अ पर्सन विद द ब्लैक वाइल। मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को उन्होंने एक पर्सन में, मतलब ब्लैक वाइल पर्सन में चेक करा बाय यूजिंग थर्मोमीटर, जो कि डिस्प्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ऑफ द हेल्थ। आने वाले सालों में बायोलॉजी जो है वो स्टेट करती है माइंड को इन्फ्लुएंस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, आवर इम्यून सिस्टम, एंड दैट आवर इम्यून सिस्टम जो होता है ना, वो मेंटेन करता है हमारी हेल्थ को। हेंस जो हमारा माइंड है और जो मेंटल स्टेट है वो हमारी बॉडी को, हेल्थ को इफेक्ट करती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि जो हेल्थ है वो किस चीज़ की वजह से इफेक्ट हो जाती है। तो हमारी हेल्थ पहली तो जेनेटिक डिसऑर्डर से इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि जो डेफिशिएंसीज होती है ना बच्चों के अंदर, वो या तो जन्म से होंगी, और डिफेक्ट होंगे जो कि चाइल्ड को अपने माँ बाप से मिले होंगे सिंस बर्थ। और कुछ होती है इन्फेक्शन की वजह से, और कुछ होती है लाइफ स्टाइल की, जैसे खाना, हमारा पानी, रेस्ट, एक्सरसाइज करना, हैबिट्स। एक्सरसाइज करना मतलब कि एक्सरसाइज ना करना, और हैबिट्स दैट वी हैव लैक एक्सेट्रा, कुछ आदतें हैं। इसके बाद हमारे पास एक आता है कि द हेल्थ। तो द हेल्थ इज़ अ वेरी फ्रीक्वेंटली यूज फॉर एवरीबडी। मतलब हम हर किसी को, और भाई तेरी हेल्थ कैसी है वो है, लेकिन हमें पता है उसको क्या, कैसे डिफाइन करते हैं। तो हेल्थ को हम सिंपली कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। मतलब हम इसको कहेंगे कि इट कुड बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ। और जब व्हेन पीपल आर हेल्थी, जब हम लोग हेल्थी होंगे तो मोर एफिशिएंट होंगे एट वर्क, काम के ऊपर हम एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं। और दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। हमारी प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक्स प्रोस्पेरिटी बढ़ा सकती है। जो हेल्थ होती है वो हमें और हमारी लॉन्गिविटी ऑफ द पीपल बढ़ाएगी। मतलब हमारी ज़िंदगी और लंबी करेगी अगर हम हेल्थी हों, और कम करेगी इन्फेंट एंड मेटरनल मोर्टेलिटी। तो फिर हमारे पास आता है बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गुड हेल्थ के लिए। अब जैसे योगा है, हम उसको प्रैक्टिस करने से टाइम इमोरल टू अचीव इमेमोरियल टू अचीव द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। और जो अवेयरनेस है डिजीज के हिसाब से, वो इफेक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी फंक्शंस। वैक्सीनेशन को हम इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं, अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर अचीविंग द गुड हेल्थ। उसके बाद हम आगे चलते हैं। When the functions of one or more organs of system of a body is adversely affected। कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी का एक या उससे ज़्यादा जो ऑर्गन्स हैं या उनका सिस्टम है, अगर वो इफेक्ट हो जाए, करेक्टर बाय द अपीयरेंस ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। कुछ सिम्टम्स रहेगा शरीर के अंदर, जो इससे हमें पता चलेगा कि हम ठीक नहीं है, हमें कोई बीमारी है, मतलब वी हैव डिजीज। इसलिए हम डिजीज़ को हम दो ब्रॉडली ग्रुप में डिफाइन ग्रुप करते हैं। पहला है इन्फेक्शंस, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। जो कि इन्फेक्शियस होती हैं, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ट्रांसमिट हो जाए, उसे कहते हैं इन्फेक्शियस। और इन्फेक्शियस डिजीज जो कि बहुत कॉमन होती है और एवरी वन सफ़र करता है। जैसे, और जैसे सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज हो गई एड्स, जो कि फेटल है।
एक सवाल आ जाता है कि एड्स कौन सा है, किस टाइप की डिजीज़ है, तो एड्स एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होगी हमारे पास कैंसर, ये नॉन इन्फेक्शियस है और जो मेजर कॉज है डेथ का। ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली। तो दारू है और नशा के पदार्थ है, टोबैको, स्मोकिंग, ये हमारे हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करती है। उसके बाद हम चलते हैं कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस। जैसे वाइड रेंज ऑफ द ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगाई हो गया, प्रोटोजोन हो गया, हेलमिंथ हो गया, एक्सेट्रा कुड कॉज डिजीज इन ह्यूमंस। आदमी के अंदर उसकी बीमारी कर सकते हैं। सर्च डिजीज कैन कॉज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। ये डिजीज कॉजिंग इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम एक ग्रुप में कंबाइन करके कहते हैं पैथोजन, जो कि मोस्ट पैरासाइट्स आर देयर फॉर पैथोजन्स एज दे कैन हार्म द हॉस्ट वाइल लिविंग इन और ऑन देम। क्योंकि जो पैथोजन्स होते हैं वो हार्म करते हैं, या तो हॉस्ट वन के हॉस्ट की तरह, या तो वो उनके अंदर रहते हैं या बाहर सरफेस पर रहेंगे। These pathogens can enter in our body by the various means, multiply and interfere with the normal vital activities, result in the morphological and functional damage। यह करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इंटरफेयर करते हैं हमारी नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ से, जो कि रिजल्ट करती है मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज, हमारे मॉर्फोलॉजी और फंक्शन को डैमेज कर देंगे। जैसे पैथोजन हैव टू अडेप्ट टू अ लाइफ विद द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। और जो पैथोजेंस होते हैं वो हम लाइफ जो एनवायरनमेंट होता है ना होस्ट का, उसके साथ सर्वाइव करने की कोशिश भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पैथोजन दैट इन द गट मस्ट नो द सर्वाइविंग इन द स्टमक एट लो पीएच एंड रजिस्टरिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम। कहना चाहते हैं कि मान लो कोई पैथोजन हमारे गले गट के थ्रू पेट में चला गया, तो उसको पता होगा कि हमें लो पीएच के अंदर और जो डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे उस बॉडी के अंदर के, हमें उससे कैसे अपने आप को बचाना, रेजिस्ट करना है। Some few members of the different groups of the pathogen organisms are discussed below. By them, preventive and control measures against the disease in general are also briefly described. तो प्रिवेंटिव बचाव के और कंट्रोल करने के मेजर्स हैं वो भी हमें नीचे दिए गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहली डिजीज आती है हमारे सैल्मोनेला टाइफी, जिसको कि हम टाइफॉइड कहते हैं। एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि फीवर करती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। जो पैथोजन आता है ना इसका, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, या कंटामिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू, विच कैन माइग्रेट टू द ऑर्गन्स थ्रू ब्लड, जो कि हमारे और ऑर्गन्स की तरफ चला भी जाता है ब्लड के थ्रू। इसके सिम्टम्स क्या होंगे कि हमें हाई फीवर रहेगा 39 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक। थकावट रहेगी शरीर के अंदर, पेट के अंदर दर्द भी हो सकता है, पेट मतलब कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, सिर में दर्द भी हो सकता है, और भूख के अंदर कमी हो सकती है। और सम अदर आई कॉमन सिम्टम्स, मतलब कॉमन ही सिम्टम्स है डिजीज के। इंटेस्टाइनल परफोरेशन और डेथ जो होती है ना, उस सेवर केसेस में हो सकती है। क्योंकि टाइफाइड फीवर जो था ना वो कंफर्म हुआ था विडाल टेस्ट से। एक क्लासिकल केस है मेडिसिन के अंदर। एक मैरी मेलोन नाम की लेडी थी, मैरी मेलोन नाम की एक लेडी थी, जिसको कि हम टाइफाइड मैरी भी कहते हैं, जो कि वर्थ है इसमें नाम रखने, क्योंकि जब वो खाना बनाती थी ना, वो प्रोफेशन से खाना रोटी बनाती थी किसी के घर में, और जिससे सालों साल लोगों के घर में टाइफाइड को पहुंचाया, जिसकी वजह से लोगों के सालों सालों मतलब जिसको खुद को नहीं पता था कि टाइफाइड है, सालों तक लोगों के घरों में टाइफाइड पहुंचाया और लोगों को टाइफाइड नाम की बीमारी इसने करी थी। तो इसके बाद अगला केस आता है बैक्टीरियल डिजीज, एक और है जिसको कि जिससे जो कि होती है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें क्या होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, नाम तो समझ में आ गई, निमोनिया आखिरी में है ही, और इन्फ्लुएंजा, इससे हमारे शरीर के अंदर निमोनिया होता है। अब एक सवाल आ जाता है कि निमोनिया के अंदर होता क्या है। तो हमारी सिर्फ जो एल्विलाई होती है ना, एयर सैक फील्ड, वो ही उस पर ही असर पड़ता है। जैसे बच्चा सांस लेता है, रात को आवाज़ आती है घर घर घर, मतलब बलगम जैसी, तो उसमें क्या होता है, पूरा जो गले का ट्रैक्ट होता है ना वो इन्फेक्ट नहीं होगा आपका। इसके अंदर बिल्कुल इन्फेक्ट नहीं होगा गला, सिर्फ बाकी एल्वुली के अंदर लिक्विड या जो भी आप एयर फील्ड एल्वुली के अंदर वो भर जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन जो एल्वुली होती है, देखो यहाँ लिख रहा है कि फ्लूइड भर जाता है, जिससे कि सांस लेने में बच्चे को तकलीफ होती है। इसके सिम्टम्स क्या है बच्चे के अंदर, कैसे पता लगाओगे निमोनिया, उसको बुखार आएगा, उसको ठंड लगेगी, उसके बलगम रहेगा, उसके सर में दर्द रहेगा, और इससे हाई केसेस मतलब सेवरी केसेस होंगे तो उसके नाखून की
नाखून और उसके होंठ ग्रे या नीले पड़ जाएंगे। ये हेल्थ जो हेल्थी पर्सन जो होगा ना उसको ये बीमारी कैसे लगेगी? या तो किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने उसको छींका होगा, ड्रॉपलेट, एरोसोल्स, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर उसने उसका झूठा पानी पिया होगा, ग्लास, उसके झूठे बर्तन में खाना खाया होगा, या यही इसी कारण के वर्ष हमारे को निमोनिया हो जाता है। ऐसी ही कुछ बैक्टीरियल डिजीज और भी है, नीट के अंदर सवाल आ सकता है, ये हमेशा एनसीईआरटी से सवाल आता है नीट के अंदर। एक सवाल हमारे पास आ सकता है कि डायसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया किस तरीके की बीमारी है? ये बैक्टीरिया की बीमारी है शरीर के अंदर। कैसे कैसे अभी नीट में सवाल आ गया, पहला सवाल आया, आइडेंटिफाई द बैक्टीरियल डिजीज इन ह्यूमंस। पहला चीज डायसेंट्री, प्लेग, एड्स। डायसेंट्री, प्लेग्स, कॉमन कोल्ड। ऐसा ऐसा करके चार ऑप्शन में ना देगा तो हमें छांटना है कि बैक्टीरियल डिजीज कौन सी, टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है हमारे अंदर, तो इससे हम इसको छांट लेंगे। इसका आया था हमारे पास जुकाम, कॉमन कोल्ड जिसे हम कहते हैं नॉर्मल भाषा में। ये होती है वायरस की वजह से। तो जुकाम होगा ना वायरस की वजह से होगा, जिसके ग्रुप को हम कहते हैं राइनो वायरस, क्योंकि इन्फेक्शस है। कोल्ड, कॉमन कोल्ड। अब इसके अंदर एक फ़र्क आता है कि इसके अंदर एल्वेोली नहीं होती, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर बीमारी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक रहता है इसका असर। ये हमारे नाक को, नाक और रेस्पिरेटरी पैसेज, लेकिन फेफड़ों को नुकसान नहीं करेगा। लंग्स के अंदर कोई नुकसान नहीं है इसका, सिर्फ हमारे नाक को और रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर ही होता है। जो इसके कॉमन कोल्ड होता है वो नेजल कंजेशन, नाक बंद होना, या नाक में से, वो आपको पता ही है कि पानी निकलना, और गले के अंदर कड़वाहट, सोर थ्रॉट, हॉर्सनेस, कफ, सिर के अंदर दर्द, थकावट, ये इसके लक्षण है। और पता है ये 3 से 7 दिन तक रहता है शरीर के अंदर, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ड्रॉपलेट्स जो होती है ना वो रिजल्ट करते हैं कफ, स्नीज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, और डायरेक्टली यही बता वो किसी के मुंह पे छींक दिया, या किसी कंटेमिनेटर, किसी ने जुकाम में उसने पेन, उससे तुमने पेन ले लिया, उसके उसके अंदर आया किसी किताब के अंदर जुकाम वाली। जैसे मान लो मेरे को जुकाम है, मैंने जुकाम से मैंने किताब पढ़ना, तूने मुझसे कहा कि भाई मुझे किताब दी अपनी, मैंने किताब दी तुम्हें, तो वो जो हाथ के अंदर जो वो होंगे वायरस होगा वो बुक के अंदर हो जाएगा, बुक से आपके हाथ के थ्रू आपको भी ये जुकाम कर देगा। पेन हो गया, कप हो गया, किताबें हो गई, दरवाजे के हैंडल हो गए, कंप्यूटर का कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये हेल्थी पर्सन के अंदर इस चीज़ से बीमारी चली जाती है। उसके बाद हमारे पास एक आती है प्रोटोजोन बीमारी। कौन सी होती है? पहला तो प्रोटोजोन बीमारी के अंदर हमारा होता है मलेरिया। मलेरिया है, इसके अंदर मलेरिया प्लाज्मोडियम होता है, डिफरेंट स्पीशीज होती है प्लाज्मोडियम मलेरिया के अंदर। वो 3 तरीके का होता है, पी विवेक्स, पी मलेरिया, पी फाल्सिफेरम। तो पी फाल्सिफेरम होता है ना वो सबसे मेलिग्नेंट टाइप का, मतलब सबसे खतरनाक कह सकते हो, उस तरीके का मलेरिया होता है, क्योंकि बहुत सीरियस होता है, जानलेवा भी हो सकता है। उसके बाद हम चलते हैं प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम होता है हमारे शरीर के अंदर स्पोरोजाइट, जो कि इन्फेक्शियस फॉर्म होता है, उसके अंदर हमारे मच्छर, जो फीमेल एनोफिलीज मस्किटो होता है, उसके थ्रू चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो वो होगा लीवर के अंदर चला जाएगा सीधा, स्पोरोसाइट, स्पोरोजाइट। उसके बाद लीवर के जो आरबीसी होगी ना उसको रप्चर तोड़ेगा, और जो रप्चर होगी ना आरबीसी, तो एक जहरीला सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस निकलेगा, जिसको हम कहते हैं हीमोजेनिक नीड के अंदर आया था, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ठंड लगेगी, कब कभी मचेगी शरीर के अंदर, बुखार रहेगा। वो भी 3 से 4 दिन तक साइकिल चलती है इसके लिए। और जो फीमेल मॉस्किटो जो होगा ना, इन्फेक्ट करेगा पर्सन, जो पैरासाइट एंटर इन द मॉस्किटो बॉडी अंडर को फर्दर डेवलपमेंट। और जो मॉस्किटो बॉडी के अंदर जो ये होगा वो और फर्दर डेवलपमेंट के अंदर जाएगा। और जो पैरासाइट होगा जो मल्टीप्लाई करेगा फॉर्म ऑफ स्पोरोजाइट, जो स्पोर हो जाएगा सलाइवरी ग्लैंड के अंदर मच्छर के। और फिर जब मच्छर दूसरे इंसान को काटेगा तो उसके अंदर वो स्पोरोलाइट चला जाएगा। इसी के थ्रू जो मलेरिया है वो एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर फैलेगा, वो भी मच्छर के थ्रू। इसलिए हम कहते हैं जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है वो वेक्टर है, जो कि ट्रांसमिटिंग एजेंट है। यही सवाल आया था कि जो सलाइवा है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, वो एक वेक्टर की तरह काम करता है। इस फिगर को मैंने छोटा कर दिया, ये एक हमारे पास लाइफ साइकिल है इसकी, मलेरिया वाली। जैसे मान लो एक मच्छर ने, जब मच्छर एक बंदे को काटेगा, जो स्पोरोजाइट अपने मुंह के थ्रू यहाँ से डाल दिए, वो स्पोरोजाइट क्या करेंगे, लीवर के अंदर चले जाएंगे। लीवर के अंदर वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके लीवर सेल के अंदर जो हमारा ब्लड होगा उसको हीमोजोइन की तरह तोड़ देंगे, रीच इन द ब्लड, बस्ट करेंगे सेल को, रिलीज करेंगे ब्लड के अंदर। ये ह्यूमन हॉस्ट के अंदर कहानी, मतलब बंदे इंसान के अंदर क्या होगा। उसके बाद जो पैरासाइट होंगे वो एसेक्सुअली ना आरबीसी सेल करेंगे, बस्ट कर देंगे, उसको फीवर आएगा, बुखार आएगा। और जो पैरासाइट होंगे वो इन्फेक्ट करेंगे, नए जो ब्लड बन के आएगा स्प्लीन के थ्रू,
और जो सेक्सुअल स्टडीज होंगी गैमेटोसाइट की, उसके बाद फिर जो मस्कीटो उसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लो मच्छर ने एक जने को काटा, ठीक है ना, तो फर्टिलाइजेशन होगी डेवलपमेंट की, जब मॉस्किटो गट उसके गट के अंदर, गले के अंदर किसी ने वैसे चूसा है उसने, खूनी काट जो भी है, उसके गले के अंदर उसका वो होगा, तो जब मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज होगी ना स्पोरोजाइट की, वो स्कैप एंड गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो स्लाइवरी ग्लैंड, वो मॉस्किटो के स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर आ जाएगी अपने आप को डेवलप करके। ये इसका वो हो गया, तुम्हारे लाइफ साइकिल हो गया, स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। इसके बाद एक बीमारी आती है हमारे पास, एंट अमीवा हिस्टोलिका नाम के प्रोटोजोन से, जिसको कि हम कहते हैं अमीवाइसिस अमीबिक डाइसेंट्री। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, आपके पेट के अंदर कॉन्स्टिपेशन होगा, आपके पेट के अंदर दर्द होगा, आपके पेट के अंदर ऐंठ हंसत क्रैम्प होंगे, आपके जो स्टूल होगा ना उसके अंदर ब्लड भी आएगा और म्यूकस भी होगा। ये इसका मेन जो कैरियर होता है ना, वो मक्खियाँ होती है, हाउस फ्लाइज होती हैं, जो कि मैकेनिकल कैरियर की तरह एक्ट करती हैं और ट्रांसमिट करती है पैरासाइट फ्रॉम द फीकस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन टू द फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स देयर वाई। इसलिए कहते हैं जो कंटेमिनेटिंग डैम करती हैं, इन्हें कंटेमिनेट मतलब खराब करती हैं। और जैसे अब ड्रिंकिंग वाटर है एंड फूड है ना, वो फीकल कंटेमिनेशन मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि गंदा पानी गंदा जो ड्रिंकिंग वाटर होगा ना, और जो खाना होगा कंटेमिनेटेड होगा, वो फीकल मैटर बाय द फीकल मैटर, ये इसके मेन कॉजेस है बीमारी के। हम फिर आगे चलते हैं। अब आगे चलते हमारे पास आता है एस्कैरिसिस। एस्कैरिसिस इसको हम कहते हैं कॉमन राउंड वॉर्म, और वुचेरिया जिसको हम कहते हैं फिलेरियल वॉर्म, आर सम हेलमिंथस डिजीज है, ये हेलमिंथ की डिजीजेस हैं, इन विच जो पैरासाइट होता है उसको कहते हैं एस्कैरिसिस, बीमारी को करता है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, हमारी इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, सीधी बात है। उसके बाद मस्कल मसल के नसों के अंदर, हड्डियों के अंदर मसल पेन होगा, मसल के अंदर पेन होगा, बुखार आएगा, खून की कमी हो जाएगी, और हमारा जो इंटेस्टाइन होगा उसको ब्लॉक कर देगा। जो एग्स होंगे ना पैरासाइट के आज एक्सट्रीडेड अलोंग विद विद द फीकल, जो एग्स होंगे वो फीकस के थ्रू ही एक्सट्रीडेड होंगे इन्फेक्टेड पर्सन के, जो कि कंटेमिनेटेड सॉइल वाटर प्लांट एक्सेट्रा। और जो हेल्थी पर्सन होगा ना उसको बीमारी कैसे लगेगी, गंदे पानी की वजह से, गंदी सब्जियां फ्रूट, जैसा मान लो आपने बहुत लोगों की आज देखे होगी, मार्केट में जाएंगे सब्जी लेने, हाँ भाई कितने रुपए किलो दिया है, उसके एक सामान उठा लेंगे, इसको बिना धोए पता भी नहीं इसमें क्या है, उसका खीरा उठाया मुंह में लेके खा लिया। तो उसके अंदर बिना धोए सब्जी खाने की वजह से, फल खाने की वजह से, गंदा पानी जिसके अंदर एक कंटेमिनेशन होता है, वो पीने वगैरह की वजह से ये हो जाता है। उसके आता है बुचीलिया, डब्लू बैंक्रॉफ्टी एंड डब्लू मलाई, ये दो इसके टाइप्स हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है सीबीएसई में भी और नीट के अंदर, जो कि फ्लेरियल वॉर्म होता है, जो कि कॉज करता है स्लो डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन विच कैन लिव फॉर द मैनी ईयर। मतलब ये क्या करता है, धीरे धीरे ना क्रॉनिक, लंबे समय तक ना हमारे कुछ और एक ऑर्गन के पार्ट को लंबे समय तक फुला इन्फ्लेट कर देगा, सूजन ओडिमा। और क्या कहते हैं, यूजुअली लिम्फेटिक वेसल जो होंगी ना लोअर लिम्स की, पैरों की तरफ, जैसे आप देख सकते हैं इस बंदे के पैर को एलिफेंटेसिस हो गया है। यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल होंगी ना लोअर लिम्स की, और जो डिजीज होगी इसे हम कहते हैं एलिफेंटेसिस और फिलेरियासिस। इसके वजह से जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो भी इफेक्ट हो जाते हैं, रिजल्टिंग इन द ग्रॉस डिफॉर्मिटी, डिफॉर्म हो जाएंगे, मतलब खराब ही मान के चलो आप लोग। और जो पैथोजन होगा ना ट्रांसमिट करता है हेल्दी पर्सन थ्रू अ बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, ये भी मच्छर की वजह से होता है, फीमेल होगी वो भी मच्छर। उसके बाद हमारे पास आता है फंगस। फंगल की बीमारियां कौन कौन सी होंगी इसके, देखो मैंगी फंगल बिलोंगिंग टू द जेनेरा, जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडेमिफाइटोन आर द रिस्पांसिबल फॉर द रिंग वॉर्म। बंदे के यहाँ देख सकते हो ना आप लोग, रिंग वॉर्म विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज इन द मैन, जो कि इन्फेक्शियस होती है। इसकी अपीयरेंस क्या होगी, स्केली ड्राई होंगे, स्केली रीजन होंगे, वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नाखून, नेल्स एंड स्काल आर द मेन सिम्टम्स ऑफ डिजीज। दीज लीजन्स आर accompanied बाय द इंटेंस इचिंग, इसमें खुजली मचेगी। ये किस वजह से होता है, गर्मी की वजह से और मॉइस्चर की वजह से होता है, इसकी वजह से फंगस ग्रो कर जाती है, जो कि स्किन के अंदर फोल्ड्स पैदा करता है और नाखूनों के बीच में, टोज ग्रोइन, आप जेनिटल एरिया की तरफ भी आपको कर सकता है। रिंग वॉर्म जो होता है जनरली एक्वायर्ड होता है सोयल और बाय द यूजिंग तौलिया, किसी की तौलिया यूज कर ली, किसी के कपड़े पहन लिए, किसी का वो बाल काटने वाले कॉम से कर लिया। अब उसके बाद आते हैं जो मेंटेनेंस होती है ना, पर्सनल एंड प्योर पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द मैनी इन्फेक्शन डिजीज। जो पब्लिक और पर्सनल हाइजीन होती है ना, वो बहुत जरूरी होती है कंट्रोल करने के लिए इन्फेक्शन डिजीज को। जो मेजर्स होंगे पर्सनली ऑफ द वे फूड वाटर वेजिटेबल फ्रूट्स, वो पर्सनल इंक्लूड हाइजीन इंक्लूड कीपिंग ऑफ द बॉडी क्लीन,
साफ करना, कंजम्पशन ऑफ द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी पीना, साफ खाना खाना, फल वेजिटेबल फ्रूट्स। और जब पब्लिक हाइजीन होगी उसके अंदर इंक्लूड क्या क्या आता है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, मतलब जो वेस्ट होता है ना उसका प्रॉपर डिस्पोज करना, एक्सक्रीटा को अभी पीरियोडिक क्लीनिंग एंड इंसेक्शन ऑफ द वाटर रिजर्वियर्स, मतलब क्लीन करना, डिसइंफेक्ट करना पानी के टैंकों को, वाटर रिजर्वियर्स, pools, cesspools, tanks, observing the standard practices of the hygiene in the public catering. These measures are particularly essential, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन्फेक्शियस एजेंट के लिए जो ट्रांसमिट करते हैं थ्रू वाटर एंड फूड, सच एज मानी आ गई टाइफाइड, अमीवाइसिस एंड एस्केरेसिस। इन केसेस ऑफ द एयरबोर्न, हवा के थ्रू जो बीमारी आती है उसके अंदर हवा बोले तो जैसे छींक दिया है उस हवा के थ्रू ही होगी, निमोनिया, common cold. In addition to the above measures, in addition to the above measures, जो कॉन्टैक्ट होता है ना इन्फेक्शियस पर्सन का और अदर बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड, इन्फेक्टेड पर्सन का और उनके बिलोंगिंग का हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे मान लो किसी का पेट बनेगा हमें नहीं लेना चाहिए जिसको ये सब है। फॉर डिजीज सच एज मलेरिया, मलेरिया और फिलेरिसिस आर ट्रांसमिटेड थ्रू द इंसेक्ट वेक्टर्स, ये मच्छर रहेगा के थ्रू ही फैलेगा। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर टू कंट्रोल द एलिमिनेट द वेक्टर, जो इंपॉर्टेंट मेजर है जिससे कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हो वेक्टर को, हम कुछ प्लेसेस ब्रीडिंग प्लेसेस दिस कैन बी अचीव, हम इसको अचीव कर सकते हैं, स्टैग्नेशन, रुका हुआ पानी इन अराउंड रेसिडेंशियल एरिया, जैसे बारिश होगी पानी भर गया जगह पे, हम इस चीज़ को मतलब इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा कि पानी भर रहा है क्या, इस चीज़ को हमें मतलब एज सुन एज पॉसिबल इसका हमें वो निकालना पड़ेगा मेजर कि हम इसको कैसे क्लीन कर सकते हैं, रेगुलर क्लीनिंग करना, हाउस होल्ड कूलर होगा जो घर के अंदर कूलर लगे होते हैं उनकी साफ सफाई करना, मच्छरों के नेट मच्छरदानी लगाना, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ फिश। एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गम्बूजिया, गम्बूजिया को हम पॉन्ड से अंदर डालते हैं, ये मॉस्किटो लार्वा होता है जो स्प्रे करता है इंसेक्ट, और स्प्रेइंग करना इंसेक्टिसाइड इन डिचीज, ड्रेनेज सिस्टम एंड स्वयं, मतलब कि इंसेक्टिसाइड को सीवर वगैरह के उसके अंदर हमें ड्रेनेज एरिया में अंदर इसको स्प्रे करने इंसेक्टिसाइड को। और इन एडिशन जो दरवाजे होते हैं और खिड़कियाँ होती हैं वो भी वायर मैश, मच्छरदानी की तरह एक वो आती है ना लोहे की जालियाँ, उन चीज़ों को लगाना जिससे कि मच्छर घर के अंदर ना घुसे। और ये प्रिकॉशन करना वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन लाइट ऑफ द रिसेंट वाइड स्प्रेड एविडेंस ऑफ द वेक्टर बॉर्न, जो नैन वेक्टर बॉर्न एडीज मॉस्किटो डिजीज जिससे हमें डेंगू और चिकनगुनिया हो सकता है मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर। ये पाया गया है कि जो एडीज मॉस्किटो उससे डेंगू और चिकनगुनिया हो जाता है लोगों को। और इन एडवांसमेंट इन द बायोलॉजिकल साइंस have armed us in the efficiently deal with many infectious diseases. The use of वैक्सीन इंजेक्शन हो गया, इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रोग्राम ऑफ हैज इनेबल्ड to completely eradicate, हटाने के लिए डेडली डिजीज, मौत आने जैसी बीमारियां जैसे स्मॉल पॉक्स, अ लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शन डिजीज, बहुत सी इन्फेक्शन डिजीज होती है, पोलियो, डिप्थेरिया, निमोनिया और टिटनेस हैज बीन कंट्रोल बाय लार्ज एक्सटेंट, हमने इसको बहुत लंबे एक्सटेंट पर हमने इसको कंट्रोल कर लिया है जो कि वैक्सीन की वजह से। और जो बायोटेक्नोलॉजी होती है ना एट द वर्ज ऑफ मेकिंग अवेलेबल न्यू एयर एंड सेफर वैक्सीन, जो बायोटेक्नोलॉजी नए और सेफ वैक्सीन को हमें इंट्रोड्यूस करने का कर रही है और डिस्कवरी कर रही है, एंटीबायोटिक्स एंड वेरियस अदर ड्रग्स हैज बीन इनेबल्ड अस टू इफिशिएंटली ट्रीट विद डिजीज, मतलब नए नए जो ड्रग्स आ रहे हैं, मतलब दवाइयाँ हो गई आपकी, वो हमें बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत इफेक्टिवली वर्क कर रही है। फिर आगे बढ़ता है, आगे हमारे पास आता है एक टॉपिक इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी क्या होती है कि लार्ज जैसे इन्फेक्शन एजेंट है, हाउ एवर ओनली फ्यू एक्सपोजर रिजल्टेंट, जैसे मान लो कि एक एरिया के अंदर 10 बीमारी कॉजिंग इन्फेक्शन एजेंट्स, मतलब डिजीज कॉजिंग इन्फेक्शन एजेंट्स, लेकिन हमें बीमारी हुई सिर्फ एक ही एजेंट की वजह से। तो क्यों है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने बाकी को हटा दिया, मतलब बाकी से लड़ रही थी हमारी बॉडी लेकिन एक से हमारी बॉडी लड़ नहीं पाई। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट इन डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम द मोस्ट फॉरेन एजेंट्स, इससे डिफेंड करता हूँ मोस्ट फॉरेन एजेंट से। दिस इज द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट अ डिजीज, ये ओवरऑल एक्टिविटी होती है होस्ट की तो फाइट करे डिजीज के, जो कि ऑर्गेनिज्म होता है कॉजिंग द इम्यूनिटी सिस्टम इज कॉल्ड, इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो तरीके की है, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, इनेट इम्यूनिटी एक नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है जो कि हमारे जन्म से, जो कि हमारे जन्म से रहता है। दिस इज अकॉम्प्लिश बाय द प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर, जो कि अकॉम्प्लिश होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर पे। पहला है फिजिकल बैरियर, जैसे हमारी खाल, स्किन इन आवर बॉडी द मेन बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स,
इसके बाद हमारे पास म्यूकस आता है। म्यूकस की जो कोटिंग होती है ना एपिथेलियम के अंदर, लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स और आल्सो हेल्पिंग ट्रैफिक द इन्फेक्शियस माइक्रोब्स इन आवर बॉडी। इसके बाद आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, जैसे हमारे पेट के अंदर एसिड, मुंह के अंदर सलाइवा और आंखों के अंदर आंसू, ये हमारे माइक्रोबियल ग्रोथ से प्रिवेंट करता है। उसके बाद सेल्यूलर बैरियर्स, सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स जिसको कि हम कहते हैं WBC ऑफ आवर बॉडी, लाइक पी एन PMNL न्यूट्रोफाइल्स यानी पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, PMNL neutrophils and the monocytes in the natural killer type of lymphocyte in the blood as well as a macrophage is tissue can phagocyte and destroy the microbes। कहने का मतलब ये है कि जो पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, PMNL ल्यूकोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं ना, और साथ में जो नेचुरल किलर होते हैं जैसे लिम्फोसाइट्स इन द ब्लड एंड द माइक्रोफेज जो होते हैं ना, वो फैगोसाइटिक होते हैं, मतलब खा जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सीधी मतलब ये है। उसके बाद हमारा साइटोकाइनिन बैरियर, जो कि वायरस जो होते हैं ना, वो सेक्रेट करते हैं प्रोटीन्स को जिसको हम कहते हैं इंटरफेरॉन्स, विच प्रोटेक्ट एंड इन्फेक्ट एंड नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन। मतलब मान लो कि एक पार्ट के अंदर 10 सेल है, उसके अंदर 4 के अंदर बीमारी लग चुकी है, तो बाकी जो 6 के होंगे ना, वो उसको हम इंटरफेरॉन्स जो होंगे वो उसको बचाएंगे, सीधी मतलब ये है। इसके बाद हमारे पास इम्यूनिटी के अंदर अगला आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो कि हम जन्म के बाद हम इसको मतलब हम क्या कहते हैं, उसको लेते हैं या एक्वायर करते हैं, इसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये भी पैथोजन स्पेसिफिक होती है। इट इज करेक्टर बाय द मेमोरी, ये मेमोरी की करेक्टराइज होती है। दिस मीन्स जैसे मान लो हमारी बॉडी को पहले टाइम कोई बीमारी लगी, तो जो उसका रिस्पॉन्स होगा ना बहुत धीरे धीरे होगा, जिसको कि हम कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, जो कि स्लो इंटेंसिटी का होगा। अगली बार अगर हम दोबारा इस बीमारी से लड़ेंगे तो वो हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एनामिस्टिक रिस्पॉन्स कहलाएगा। मतलब ये बात होगी कि पहली बार बीमारी लगेगी तो आपका शरीर उसको धीरे धीरे सही करेगा, और दूसरी अगर उसी तरीके की बीमारी आ गई तो उसका आपका शरीर उसको फटाफट सही एक्ट करेगा उसके ऊपर। उसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट बाय द हेल्प ऑफ द टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। ये दो स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट के थ्रू एक्ट करते हैं, जिसको कि पहला होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट होता है वो करता है आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू द पैथोजन इन आवर ब्लड। विद देम दीज प्रोटीन को हम कहते हैं एंटीबॉडीज। द टी सेल देमसेल्फ डू नॉट सेक्रेट एंटीबॉडीज। जो टी सेल होते हैं ना, वो खुद ना क्या कहते हैं, जो टी सेल्स होते हैं ना, वो खुद क्या कहते हैं, जिस प्रोटीन को हम कहते हैं एंटीबॉडीज। जब टी सेल्स होते हैं वो डैम सेल खुद ना सेक्रेट नहीं करते बीटा सेल को टू प्रोड्यूस दैम। और ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल होते हैं, इसको हम 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स के होता है, जो कि 2 होती है लाइट चेन और 2 होती है हैवी चेन, मतलब H2L2। H2L2 ये रास्ता, ये हो गई हमारे पास लाइट चेन, और ये हो गई हमारे पास हैवी चेन्स। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, जैसे IgA, IgM, IgE, IgG are some of them. A cartoon of the antibody is given in the figure because those antibodies are found in blood, क्योंकि ब्लड के अंदर पाई जाती है। और in response to the humoral immune response HIR, this is one of the two types of our acquired immune response, antibody mediated। The second type is called the cell mediated CMI, जिसको कि हम कहते हैं सेल mediated immunity। The T lymphocyte mediated cell mediated immunity। Very often when some organs like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactorily, transplantation is the only remedy to enable the patient to have a normal life। मतलब ये किस चीज़ में यूज होती है, जैसे कि हमारी किडनी, लीवर, आँख या दिल, ये ऑर्गन फेल हो गए या अपना फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए ट्रांसप्लांटेशन चाहिए होगा, जिससे कि पर्सन अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके। देन अ सर्च begins to find out a suitable donor। फिर आया ग्राफ्ट्स फ्रॉम द जस्ट एनी सोर्स। ग्राफ्ट होता है एनी सोर्स, यानी या जानवर या एनी प्राइमेट और एनी ह्यूमन बींग्स कैन नॉट बी मेड सिंस द ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर। जैसे टिश्यू को मैच करना, ब्लड ग्रुप की मैचिंग करना एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन। एंड इवन आफ्टर दिस द पेशेंट इज टू टेक द इम्यूनोसप्रेसेंट all his life के बावजूद
ट्रांसप्लांट के बावजूद भी जो सेल होती है वो कुछ ना कुछ सस्पिशियस बात है कि बॉडी के अंदर कुछ फॉरेन आया है, तभी हम इसको टिश्यू मैचिंग और ब्लड ग्रुप मैचिंग के थ्रू ही डालें तभी उसको लगता है। इस कारण वर्ष शरीर के अंदर हमें सफिशिएंट की जो दवाइयाँ वो खानी पड़ती है वो जिंदगी भर वो दवाई चलती हैं, जिसकी वजह से जो बॉडी जो एबल होती है ना डिफ्रेंशिएट करती है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड द सेल इमीडिएटली रिस्पॉन्सिव फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। इसी कारण की वजह से तो सेल ग्राफ रिजेक्शन के लिए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होती है। इसके बाद आता है एक्टिव एंड पैसिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी। व्हेन अ हॉर्स इज एक्सपोज टू एंटीजन, जबकि कोई हॉर्स एंटीजन के पास एक्सपोज होगा विच में बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग या डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन जो भी हो, एंटीबॉडी जब प्रोड्यूस एंटीबॉडी बनेंगी उसको दो टाइप के होंगे। अगर एक्टिव इम्यूनिटी होगी स्लो और टाइम लेगी फुल इफेक्ट के लिए। Injecting the microbe derivative from immunization or infectious organism getting the access into the body during natural access इंड्यूस करती है एक्टिव इम्यूनिटी को। और जब रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू द प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है ना, इसको कहेंगे पैसिव इम्यूनिटी। जब डायरेक्टली हम इंजेक्शन मतलब इम्यूनाइजेशन के थ्रू हम डालेंगे बॉडी के अंदर रेडीमेड एंटीबॉडीज। उसके आपको पता है कि जो येलो फ्लूइड कोलेस्ट्रम होता है जो कि सेक्रेटेड होता है मदर बाय द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन एज अबंडेंट एंटीबॉडीज हाँ, तो हम कहते हैं IgA टाइप ऑफ एंटीबॉडी। ये सवाल भी आ जाता है हमारे पास। टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट, बच्चों को बचाने के लिए जो फीटस होता है ना वो ऑल्सो रिसीव करते हैं सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर थ्रू द प्लासेंटा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आल्सो। दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द पैसिव इम्यूनिटी। इसके बाद आता है वैक्सीनेशन एंड द इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन जो है ना प्रिंसिपल है बेस्ड ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम इन वैक्सीनेशन और प्रिपरेशन ऑफ द एंटीजेनिक एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन और inactivated weakened pathogen are introduced in the body. The antibodies produced is in the bodies against these infections, and these antigens would neutralize the pathogen against during the actual infection. मतलब ये है कि जब ये हमारे वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन होता है ना ये मेमोरी बेस्ड, तो मतलब अगर अगली बार से जैसे कोई एंटी मतलब कोई डिजीज मतलब कोई भी हमें इन्फेक्शन होता है इन्फेक्ट होता है तो ये मेमोरी सेल्स वो क्विक रिस्पॉन्स देंगे क्योंकि इनका BNT सेल्स होता है जो रिकॉग्नाइज करते हैं पैथोजन को क्विकली एंड सब्सिक्वेंट एक्सपोजर ओवरवेलम द इन्वेडर विद द मैसिव प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज। अगर इफ इन्फेक्टेड पर्सन सम डेडली माइक्रोव के थ्रू इम्यून रिस्पॉन्स में एक्वायर्ड हो जाए टेटनस, तो वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द परफोरेटेड एंटीबायोटिक्स और द एंटीटॉक्सिन अ प्रिपरेशन जो कि कंटेन करते हैं एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन। इवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट, the injection which is given to the patient contain performed antibodies against the snake venom. This type of immunization is called passive immunization, and recombinant DNA technology has alright allowed the production of the antigen polypeptide of the pathogen in bacteria or yeast. Vaccination produced using this approach is allow large scale production and hence greater viability for the immunization. Example hepatitis B vaccine, ये नीट का सवाल भी है और CBSE में पूछा जा सकता है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो होती है वो प्रोड्यूस होती है yeast। एलर्जी, एलर्जी होती है हमारे पास की जो एक्सक्रीटरी रिस्पॉन्स होता है इम्यूनिटी का हमारी सर्टेन एंटीजन के थ्रू, वैसा कहते हैं एलर्जी। जैसे हम कहीं मार गए बाहर में एकदम छींके आनी जुकाम होना ये सब एलर्जी के वो द सब्सिक्वेंटेड विद द प्रोड्यूस ऑफ द दीज IgE टाइप। कॉमन एग्जांपल होते हैं एलर्जेंस के माइट्स इन डस्ट पॉलन एनिमल डेंडर एक्सेट्रा। सिम्टम ऑफ एलर्जी रिएक्शन के स्नीजिंग आंखों में पानी आना जुकाम हो जाना रनी नोज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एलर्जी ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स। ये केमिकल होते हैं हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन जो कि मास्ट सेल से रिलीज। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी द पेशेंट इज एक्सपोज टू द इंजेक्टेड या इंजेक्ट करते हैं वेरी स्मॉल डोजेज ऑफ द पॉसिबल एलर्जेंस and the reaction studied. The use of drug usually like antihistamine, adrenaline,
And steroids quickly reduce the symptoms of the allergy. Somehow, modern day lifestyle have resulted in a lowering of the immunity and therefore more sensitive allergens. More and more children in metro cities of India suffer from allergy and asthma due to the environment, and this could be the protected environmental environmental provided early in the response. ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? ऑटो इम्यूनिटी होती है कि जो मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, जो कि हायर वर्टिब्रेट्स बेस्ड ऑन द एबिलिटी और डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म, जो कि फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है पैथोजेंस को फ्रॉम द सेल्फ सेल व्हेन स्टिल डज नॉट अंडरस्टैंड। अगर आप वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए बेसिस ऑफ दिस, तो दो qualities of the foreign molecules as well as the foreign organism, most of the experimental immunology deal with this aspect. Second, sometimes due to genetic and other unknown reasons, the body attacks self cells, result in a damage of the body called autoimmune disease body and the rheumatoid arthritis, which is the main many people on the society is autoimmune disease. इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम होता है हमारे पास lymphoid organs के हिसाब से. That these are organs where the origin and maturation of the proliferation of the lymphoid occurs. Lymphocytes occur होती maturation में रहेगा. The primary lymphoid organs are bone marrow and thymus are immature lymphocyte differentiate. Thymus और bone marrow होता है हमारे पास primary lymphoid organ into antigen sensitive lymphocytes. आफ्टर मैचुरेशन जो lymphocyte होते हैं वो माइग्रेट करते हैं सेगमेंटल lymphoid organs, जिसको हम कहते हैं spleen, lymph nodes, tonsils, spear patches of the small intestine and appendix. The secondary lymphoid organ provide the sites of the interaction of the lymphocyte with the antigen which then proliferate to become the effector cell. The location of the various lymphoid organ in the body is shown. The bone marrow is the main lymphoid organ where the blood cells include lymphocytes are produced. और जो thymus होता है वो lobed organ होता है near the heart and beneath the breastbone. The thymus is quite large at the time of birth. जो thymus gland होता है ना, वो जन्म के समय तो काफ़ी लार्ज होता है, लेकिन उम्र के अनुसार वो बहुत छोटा होता जाता है. वो both bone marrow and thymus provide micro environment for development and the maturation of T lymphocyte. जो और spleen होता है ना, वो large bean shaped organ होता है जो कि मेल कंटेन करता है lymphocyte and phagocyte. It acts as a filter of the blood by tapping the blood borne microorganisms. जो स्प्लीन होता है वो ऑल्सो लार्ज रिजर्वियर ऑफ द इलेक्ट्रोसाइट पॉइंट एंड द लिम्फेटिक सिस्टम. इलेक्ट्रोसाइट्स का एक रिजर्वियर होता है. lymph nodes and macrocytes and other antigen which happen to the lymph of the lymphocyte present है, ठीक है ना. और हम और जो हमारा देयर इज अ lymphoid organ also located within the lining of the muco major tract, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव और यूरिनरी ट्रैक्ट जो होते हैं ना, उसको हम कहते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू माल्ट. इज कंसिस्ट ऑफ द 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी. अब कल कल हम 8 से शुरू करेंगे. आज के लिए इतने काफ़ी है, जो ज़्यादा हो जाएगा. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ मेंशन.